नमस्कार। अब सोच रहे होंगे हम शर्मा काहे रहे, हम हमें शर्म आ रही है आज। हम बहुत खुश हैं। खुश ऐसे हैं कि हमारे चैनल बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, तुम सब बढ़िया लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, घंटी नहीं बजा रहे, बस घंटी और बजाओ ताकि हाल ही हाल वीडियो में लग जाए। ठीक है। और अच्छा कह रहे थे, अम, क्या कह रहे थे हम? जय मारे हम तुमसे कहते हैं हमें स्क्रिप्ट देवा करो। सारे डायलॉग भूल गए अब का के लाइक। हाँ जी कह रहे, हमारी हमारी वीडियो लाइक कर दो, और जो हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं उन्हें हम बतावा चाह रहे हैं हमारा नाम आशीष है, और नाटक की वीडियो हम डालत हैं जहाँ पे हाउ नौटंकी। सही कह रहे, तुम सही पकड़ गए। नाटक की वीडियो हम डालत हैं जहाँ पे चैनल पे, और हमारी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ ताकि तुम्हें हाल हाल हमारी वीडियो में लग जाए। और क्या कहवा चाह रहे थे? ठीक है, तो फिर हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, टाटा, बाय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का वीडियो है जर्जी ग्रोटोवस्की को लेके। हाँ, ये जर्जी नहीं है, जा के बाद जा है। जर्जी, जर्जी ग्रोटोवस्की, जर्जी ग्रोटोवस्की। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जर्जी ग्रोटोवस्की जो थे स्टैनिस्लावस्की के स्टूडेंट रहे हैं। आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, आह क्या शानदार चेहरा है, वाह। चलिए, अब हम सीधे काम की बात पर आते हैं। इनके बारे में कुछ मैंने नोट्स बनाकर यहाँ पर आपके सामने शेयर किया है। वेल, ये मेरी कुछ अपने पर्सनल रिसर्च वर्क थी और मैंने सोचा क्यों ना ये सब आपके साथ शेयर किया जाए। तो जर्जी ग्रोटोवस्की आप देख पा रहे हैं, हिज फुल नेम वाज जर्जी मैरियन ग्रोटोवस्की था, और इनका जन्म 11 अगस्त 1933 को हुआ और इनका मृत्यु 14 जनवरी 1999 में हुई। और ये पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने जो अपना जवानी का जो समय था, तो इनकी अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा जो थी नेशनल थिएट्रिकल अकेडमी से इन्होंने ग्रहण की हुई है, जो कि केकोव में है। नाव इनके ऊपर जो सबसे खतरनाक इन्फ्लुएंस जो रहा वो रहा स्टैनिस्लाविस्की का। ओके, मैंने बताया कि स्टैनिस्लाविस्की इनके टीचर थे, तो मॉस्को आर्ट थिएटर में ये इनके साथ सीखते रहे। और काफ़ी जब स्टैनिस्लाविस्की का जो अभिनय सिद्धांत था, जब वो उसकी समाप्ति पर थे, तब जाके ग्रोटोवस्की ने डिसाइड किया कि अभिनय कुछ और होना चाहिए। मतलब उन्होंने स्टैनिस्लाविस्की के मेथड्स को नकारा नहीं, बट उनकी समझ में अभिनय सिर्फ जो स्टैनिस्लाविस्की कहते थे केवल उतने ही, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है, ये उन्होंने सोचा। और ये समाज को कुछ और बढ़कर देना चाहते थे, ये उनका प्रयास रहा। तो स्टैनिस्लाविस्की का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा। 8 साल तक ये नेशनल थिएट्रिकल अकेडमी में ये काम करते रहे। उसके बाद जब इन्होंने वो छोड़ा तो 1959 में ये ओपेल आ गए। ओपेल में इन्होंने एक लेबोरेटरी थिएटर करके इन्होंने एक रंगमंच की इन्होंने स्थापना की। एक लेबोरेटरी थिएटर उन्होंने खोला और वहाँ पर जाके 4 साल तक ये अपना एक्सपेरिमेंट करते रहे। 4 साल के पूरा एक्सपेरिमेंट के बाद, अच्छा आप देखिए, लेबोरेटरी थिएटर मतलब एक लैब खोली उन्होंने। ऑडिटोरियम नहीं खोला, कुछ नहीं खोला, उन्होंने लैब खोली जहाँ पर वो अभिनेताओं पर एक्सपेरिमेंट करते रहे कि किस तरीके से अभिनेता को अहम बनाया जाए। क्योंकि जहाँ पर स्टैनिस्लाविस्की बात करते हैं, उनका अभिनय सिद्धांत साइकोलॉजिकल रियलिज्म पर बेस्ड है कि अभिनय जो है एक कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझकर उसको रियलिस्टिकली ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके, है ना। ये उनका अभिनय सिद्धांत था। लेकिन ये कहते हैं कि हमने ग्रोटोवस्की कहता है कि थिएटर में सारा कुछ दूसरों से लिया हुआ है। लाइट हुई, कॉस्ट्यूम हुई, सेट हुआ, है ना, सारी चीज़ें, इवन साउंड का भी जो हम टेक्निकल साउंड यूज़ करते हैं वो भी हम, मतलब थिएटर में अपना खुद का कुछ नहीं है, उनका ये कहना था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, थिएटर को किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ एक एक्टर की ज़रूरत है। तो इन्होंने एक्टर को अपना बेस बनाकर एक्टर के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट चालू किए। और कहा जाता है कि ग्रोटोवस्की का जो थिएटर था वो सबसे ज़्यादा इंटेंस थिएटर था, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है, ग्रोटोवस्की का जो थिएटर है उसकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत हार्ड है, इंटेंस इंटेंस थिएटर ट्रेनिंग बोला जाता है।
4 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये एक निष्कर्ष पर निकले, इन्होंने अपना सिद्धांत बनाया और उसको नाम दिया पुअर थिएटर। इनका रंगमंच जो जाना गया वो पुअर थिएटर के नाम से जाना गया। अभी इन्होंने अभिनेता को लेकर अपनी अभिनेता और दर्शकों के बीच का जो संबंध है, देखिए एक तरफ स्टैनिस्लावस्की हैं जो ये कहते हैं कि अभिनेता जब अभिनय करे रंगमंच के ऊपर तो अपने सामने एक वॉल इमेजिन करे, जिसको फोर्थ वॉल कॉन्सेप्ट का कहते हैं, तब जाके वो एक रियलिस्टिकली वो एक्ट कर पाएगा। उसको ये नहीं सोचना है कि सामने मेरे ऑडियंस है और सब मुझे देख रहे हैं। वो अपने सामने एक वॉल इमेजिन करे, एक वॉल खड़ी करे, तब जाके वो रियलिस्टिकली एक्ट कर सकता है। और एक तरफ है हमारे जेर्जी ग्रोटोवस्की कहते हैं कि एक्टर को ऑडियंस के साथ मुखातिब होना है, इवन उनके इतने समीप होना चाहिए कि वो अभिनेता की पसीने की गंध को भी सूंघ सके, है ना। ये एक बुक है मेरे पास, रंगमंच के सिद्धांत करके, बहुत बढ़िया बुक है, आप लोग अगर ले सकते हैं तो ज़रूर लें। और ये उसी में से मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, जो येलो मार्क है आप वहाँ से पढ़ना चालू कीजिए। वो कहते हैं कि अभिनेता मंच पर दर्शकों की मौजूदगी में एक रचना प्रक्रिया संचालित करता है। देखा जाए तो एक तरह से वो अपने शरीर को सार्वजनिक करता है, वो सबके सामने खड़े होकर रचता है और दर्शक ना केवल इस रचना के साक्षी बनते हैं बल्कि एक तरह से कहा जाए तो इसमें हिस्सा बांटते हैं। ओके, दे बिकम्स द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। ये समझदारी ग्रोतोवस्की के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये साझेदारी ग्रोतोवस्की के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्होंने अपनी चैम्बर थिएटर की परिकल्पना में मंच और प्रेक्षागृह का विभाजन समाप्त किया। समझ रहे हैं, जहां पर स्टेनिस्लावस्की कहता है कि एक एक्टर और ऑडियंस, जो आपने देखा होगा आमतौर पर जो ऑडिटोरियम्स होते हैं तो एक गैप होता है स्टेज के बीच में जहां पर परफॉर्मेंस होता है और ऑडियंस के बीच में एक गैप होता है, जिसको हम ड्रामेटिक थिएट्रिकल एस्थेटिक गैप बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई गैप है फालतू, ये सब बकवास है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, दर्शक अभिनेता के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, ये उनका मानना है। ठीक है, कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने अपनी चैम्बर थिएटर की परिकल्पना में मंच और प्रेक्षागृह का विभाजन समाप्त किया और अभिनेता और दर्शक के बीच की दूरी को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि सारे प्रचंड दृश्य दर्शकों के बिल्कुल निकट घटित कराए जाएं, उनसे एक हाथ की दूरी पर, ताकि वो दर्शक अभिनेता की सांसों को महसूस कर सकें। समझ रहे हैं, सांसों को महसूस कर सकें, उसके पसीने की गंध ले सकें। सो दिस इज द रिलेशन। ग्रोतोवस्की के अभिनय सिद्धांत में ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि अभिनेता, आप इमेजिन कीजिए कि जस्ट आपके सामने दर्शक बैठे हुए हैं और आप बिल्कुल मतलब एक हाथ की दूरी पर आप उनके सामने अभिनय कर रहे हैं। ये कितनी अद्भुत बात है ना। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि हर आदमी का अपना सिद्धांत होता है। स्टैनिस्लावस्की ने अपने सिद्धांत खत्म करने के बाद उन्होंने यही कहा कि ये मेरे मेथड्स हैं, आप इनके ऊपर स्टिक मत रहो, है ना। और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि देखिए, आप किसी भी मेथड को लेकर अगर आप चलेंगे तो एक्टिंग करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इट्स बेटर यू ट्राई टू फाइंड योर आर्ट। इट्स अ क्रिएटिव आर्ट। एक्टिंग जो है बहुत ही क्रिएटिव आर्ट है ना। और आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी को ढूंढना है, अपना आर्ट फॉर्म निकालिए। आप अपने अंदर की एक्टिंग, आप किस तरीके से अपने कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे, किस तरीके से आपको अपना परफॉर्मेंस ऑडियंस के सामने देना है। यू हैव टू फाइंड योर ओन मेथड, है ना। मैं जब स्टेज पर एक्टिंग करता हूं तो मेरा एक अपना मेथड होता है कि मतलब स्टैनिस्लावस्की का जो प्रोसेस है कैरेक्टर एनालाइज करने का, और मैं जिस तरीके से करता हूं दैट इज डिफरेंट। कोई दूसरा बंदा है जो एक्टर है, वो उसका मेथड अलग होगा। तो आप किसी एक, हाँ बेस, लेकिन सबका एक ही रहेगा। समझ रहे हैं। स्टैनिस्लावस्की के बाद कई सारे और भी मेथड आए जिन्होंने थोड़ा बहुत फेरबदल किया और उसे अपना मेथड बोला, लेकिन स्टैनिस्लावस्की का जो मेथड है वो दैट इज द बेस। उन्होंने हर एक चीज़ के ऊपर बातें की हुई है। इमेजिनेशन को लेके किया है, टेक्स्ट सब टेक्स्ट को लेके किया है, आपके चेतन अवचेतन मन को लेकर उन्होंने बातें की हुई हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स।
जहाँ पर ग्रोटोवस्की का थिएटर जो है, इन्होंने ऑडियंस के एस्थेटिक गैप को उन्होंने ब्रेक करने की बात कही. ही वांटेड टू ब्रेक द गैप बिटवीन द एक्टर्स एंड द ऑडियंस. ही बिलीव दैट एक्टर्स हैव द पावर टू क्रिएट एवरीथिंग थ्रू द बॉडी एंड वॉइस. ये मैं इसकी इनकी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ कि एक्टर हैज़ द पावर. एक्टर के पास है पावर, है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इसीलिए जर्जी ग्रोटोवस्की के थिएटर को पुअर थिएटर कहा जाता है. क्यों कहा जाता है मैं आपको वो भी बताऊंगा. ही गेव हिज ऑन थ्योरी दैट इज नॉन एज पुअर थिएटर. अब इनके थिएटर को पुअर थिएटर क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर आप इसके कंपैरिजन में अगर आप दूसरा नाम दें रिच थिएटर. अब रिच थिएटर में आप समझिए रिच थिएटर कैसे रिच थिएटर होता है. शानदार ऑडिटोरियम होता है, बाहर से अंदर से काफ़ी रॉयल लगता है, सीट्स अच्छी होती हैं और माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम सब कुछ अच्छा होता है, स्टेज अच्छा होता है, लाइटिंग बहुत शानदार होती है, कॉस्ट्यूम एक्टर की आय हाय लाजवाब. मतलब देखने में ना लगता है रिच. अगर आपने ब्रॉडवे थिएटर के बारे में सुना है, अमेरिकन ब्रॉडवे थिएटर नहीं सुना है तो आप उसको एक बार यूट्यूब पर सर्च करें, गूगल पर देखें और उसकी आप रॉयलिटी के आप देखिए एक बार, आपको देख के ही लगेगा लिटरली इट्स ए रिच थिएटर, है ना. सब कुछ अद्भुत होता है. बट पुअर थिएटर में जब बात करते हैं तो जर्जी ग्रोटोवस्की कहते हैं कि इन सब की ज़रूरत ही नहीं है. एक्टर कैन क्रिएट एवरीथिंग थ्रू इट्स बॉडी एंड वॉइस. वो कहते हैं कि हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, हमें साउंड की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं है, मेकअप की ज़रूरत नहीं है. इवन वो स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट को भी नकार देते हैं. वो कहते हैं कि उनको स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं है और इसीलिए उनके थिएटर को पुअर थिएटर कहा जाता है ना. बिल्कुल साधारण और सिंपल सा एक्ट होता है. एक्टर्स को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कॉस्ट्यूम पहनकर आएंगे तो ही वो अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे. सपोज अगर वो अब जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ. इन 60s ही हैड डन सम प्लेज. इन्होंने जब अपना सब कुछ स्थापित कर लिया, पुअर थिएटर जब इनका स्थापित हो गया, उसके बाद इन्होंने 1963 में इन्होंने पहला प्ले किया अपना, जो था डॉक्टर फास्टस. दूसरा हैमलेट. तीसरा था कॉन्स्टेंट प्रिंस 1965 में. अब आप इमेजिन कीजिए, आपने हमेशा अगर आप थिएटर से जुड़े हुए हैं तो आपने हैमलेट पढ़ा होगा, है ना. हम एग्जाम्पल हैमलेट का लेते हैं और या शेक्सपियर का कोई भी प्ले या कोई भी मॉडर्न प्ले आप ले लीजिए 20th सेंचुरी के, 17th 18th 19th सेंचुरी के कोई भी आप प्ले उठाइए. इन्होंने अपना जो सिद्धांत बनाया, अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, मैं जिस तरीके से इमेजिन कर हैमलेट जो कि एक किंग होता है उसका बेटा है, वो ही इज़ अ प्रिंस, है ना. प्रिंस हैमलेट है वो. अब आप सोचिए अगर ग्रोटोवस्की थिएटर कर रहा है और बिना कॉस्ट्यूम के हैमलेट स्टेज पर आ रहा है सिर्फ एक नेकर पहनकर. आप इमेजिन कीजिए कि उन ग्रोटोवस्की का जो इमेजिनेशन है वो किस लेवल का है. इवन अगर किंग आता है बिना कॉस्ट्यूम के और एक एक्टर वो अपने आप को एक किंग की तरह प्रेजेंट करता है, सो इट्स अ ब्यूटी. हमें किसी भी मेथड को नकारना नहीं है, हम ये नकारने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना. क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढना बहुत इजी होता है, फिर चाहे वो इंसान हो या ये मेथड्स हो. हम नेगेटिविटी हर चीज़ में ढूंढ लेते हैं. हो सकता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो उनमें से कई सारे लोग भी ये देख रहे हैं और ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. तो नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढना बहुत ईजी है. लेकिन वी आर एज एन आर्टिस्ट वी हैव टू सी बोथ द पॉइंट्स, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव. ठीक है. देन वी हैव टू डिसाइड कि हमें किस को चूज करना है. तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द पॉजिटिव मोर देन द नेगेटिव पॉइंट्स. तो आप पॉजिटिव पॉइंट देखिए. मैं इसको एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म की तरह लेता हूँ. एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आपका हैमलेट आ रहा है एक नेकर पहन के और एक्टर इतना पावरफुल होगा कि वो हैमलेट को एक नेकर में जस्टिफाई कर सके, सो एक्टर के ऊपर आ गई सारी बात. दैट्स वाई ही सेज एक्टर इज पावरफुल. इसीलिए ग्रोटोवस्की का थिएटर है, उसके अभिनेताओं की जो तैयारी होती थी वो बहुत इंटेंस होती थी. मतलब वो अपने बॉडी के एक एक मूवमेंट पर काम करते थे, एक एक मूवमेंट पर. और उनका जो थिएटर था वो उसके अंदर हर एक आर्ट फॉर्म था. वो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी को लेकर ही उन्होंने सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह चालू की और उनका काम हो गया. आप उनके एक्टर्स देखिए, उनके बॉडी लैंग्वेज देखिए, इतनी ब्यूटीफुली ग्रोटोवस्की इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करता है अपने पुअर थिएटर के अंदर. वेल, दिस इज़ द हाफ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस. ऑलराइट, मैंने अभी तक जो जानकारी दी है वो केवल हाफ है. इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको मैं अगली वीडियो में दूंगा. क्योंकि देखिए ये बहुत मुश्किल होता है कि मैं आपको सारी जानकारी एक वीडियो में दे दूं. ये आपके लिए भी मुश्किल होगा हजम कर पाना, है ना. इसीलिए इसका जो आधा पार्ट आएगा उसमें इनकी बुक्स के बारे में, इनके
और इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन थे इनके बारे में, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। देन वी विल फिनिश दिस टॉपिक, फिर हम दूसरे टॉपिक की ओर जाएंगे। ऑलराइट, सो अभी तक के लिए thank you so much. Please hit the like button and share and subscribe to my channel, और नोटिफिकेशन आइकन को भी आप दबाएं। ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, बोलनी पड़ती हैं, आप करो तो अच्छा है आपके लिए, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आई कैन नॉट फोर्स यू। वेल, अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, और इसका आधा पार्ट भी बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।